हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम साइंस पीजीटी सिलेबस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है जिसके फॉर्म समय समय पर आते रहते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो होम साइंस में, या तो आपने एमएससी की है या एमए किया है, तो पीजीटी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी पीजीटी की हम बात करेंगे, और यूपी पीजीटी की अगर हम बात करें आपसे, तो इम्पॉर्टेंट है कि पीजीटी में क्या आता है, उसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, उन पर हम चर्चा आपसे करेंगे। यूपी पीजीटी की अगर हम बात करें तो यूपी पीजीटी में कितने सवाल आते हैं। यूपी पीजीटी में 125 क्वेश्चन, ध्यान रहे 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम होता है प्लस आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार भी इसमें जोड़ा जाता है। तो ये इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम के द्वारा 125 क्वेश्चन केवल और केवल सब्जेक्ट से आते हैं। सब्जेक्ट का मतलब गृह विज्ञान या होम साइंस से ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ना तो किसी प्रकार की कोई जीएस, ना रीजनिंग, ना मैथमेटिक्स नहीं आती। यूपी पीजीटी यानी उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होता है, उसके हम सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जाने सिलेबस, रणनीति बनाएं और प्रॉपर तरीके से तैयार करें। हम उनको गाइड करेंगे, कंप्लीट सिलेबस के साथ नोट्स भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो यहां आप आकर तैयारी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे सिलेबस गृह विज्ञान होम साइंस पीजीटी का सिलेबस क्या है। तो जो सबसे पहली यूनिट है होम साइंस पीजीटी की सिलेबस की, उसमें शरीर संरचना विज्ञान यानी शरीर संरचना विज्ञान की अगर हम बात करें, तो बॉडी का निर्माण या शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। तो आप जानते हैं शरीर के निर्माण की बेसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है, फिर टिश्यूज बनते हैं यानी ऊतक बनते हैं। और जब कई सारे टिश्यूज एक जैसे मिल जाते हैं तो यहां पर क्या ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन जब कई सारे जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। सिस्टम का निर्माण, और करीब 11 सिस्टम जब मिलते हैं तब बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम शरीर की संरचना किस तरीके से होती है इसके विज्ञान को पढ़ेंगे, यानी यहाँ एनाटॉमी का हम बेसिक फंडामेंटल आपको डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी यहाँ पर आपको पूछी जाती है। तो इसमें एनाटॉमी में क्या है कि शरीर संरचना विज्ञान का बेसिक परिचय हम बताएंगे। फिर कोशिका यानी सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल क्या होती है, कितने प्रकार की सेल होती है, सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन बनता है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, या पूछ लिया जाता है कि एनिमल और प्लांट कोशिका में डिफरेंस सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, गाल्जी बॉडी, ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी यहां पूछा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनेली हैं उनके कॉमन नेम यहां पूछे जाते। उनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन पर हम डिस्कस करें। और उनके डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे, और शरीर में उनका विवरण, खून या लिम्फ यानी ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में हम स्टडी करेंगे। हार्ट, दिल के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में एक ऑटोनोमस पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम हृदय या हार्ट कहते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। तुमसे कोई पूछे हार्ट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, H बराबर CPO, H फॉर हार्ट यानी हृदय, और C फॉर सेंट्रल, P फॉर पंपिंग और O फॉर ऑर्गन। तो केंद्रीय पंपिंग ऑर्गन की तरह ये काम करता है। सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, नस यानी वेन्स वगैरह के बारे में, और धमनी यानी आर्टरीज के बारे में भी
और वेन्स के बारे में, उनका ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की संरचना और रिस्पिरेशन की बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है, लंग्स के बेसिक फंडामेंटल को भी हमें बताना है, उसका केमिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, एनॉक्सिया क्या है और ऑक्सफिसिया क्या है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लगा करके एनस तक एक नली होती है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और यहीं से इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लगा करके जो आप भोजन खाते हो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे अब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड ऑफ बॉडी करना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस, इस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, स्टमक के बारे में बताएंगे और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी चर्चा होगी। लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीवर कहते हैं किंग पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिगर का टुकड़ा, तुमने सुना होगा कई लोगों को जो बड़ा प्यार करते हैं कह देते हैं। क्यों लीवर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, और पैनक्रियाज की बनावट के बारे में और उसके विस्तृत अध्ययन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आहार नाल की गतिविधि, रिसाव की प्रक्रिया, कौन से एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शन और उनके बेसिक फंडामेंटल के बारे में। यहां पर आ रहा है गुर्दा यानी किडनी की बात हो रही है, और किडनी कैसे फिल्ट्रेशन करती है, यूरिनेशन की बेसिक प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे। त्वचा और मांसपेशियों के बारे में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी मस्कुलर एक्टिविटी कैसे होती है, मायोग्लोबिन और अदर प्रोटीन्स जो होती हैं वो कैसे भाग लेती हैं, स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। तो पहली यूनिट एनाटॉमी पर बेस्ड है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी काफी कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने जितना पीजीटी के सिलेबस में बता रखा है, दे रखा है, यहीं से सवाल खूब सारे डेप्थ में फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, 125 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको सारे सवाल करने होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कट ऑफ इंक्रीज करती है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है पीजीटी में, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ेंगे और अगला यूनिट देखेंगे। दूसरी यूनिट में क्या है, मसल्स का बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है उसको हम जानेंगे, उनके फिजिकल और केमिकल चेंज जानेंगे। नाड़ी यानी यहां पर आपकी नाड़ी तंत्र की बेसिक प्रोसेस को हम समझेंगे, और यहां पर संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया यानी सेंसरी ऑर्गन के बारे में, जो विजुअलाइजेशन के लिए आंखों के और कानों के बारे में स्टडी करेंगे। और यहां पर इंटिडोलॉजी यानी यहां पर इंडोक्राइनोलॉजी और हार्मोन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी में आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, डक्टलेस होती हैं और अपने हार्मोन्स को या केमिकल्स को ब्लड में सिक्रीट करती हैं, उस पर स्टडी करनी है। उनकी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में, रीजनरेशन में, कंट्रोल में भी हम डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे। मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी क्या भूमिका है, सामान्य बनावट हम जानेंगे। महिला और पुरुष में जो हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की अगर हम बात करें तो महिलाओं में कौन से हार्मोन निकलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का क्या रोल होता है, या और विभिन्न प्रकार के ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद बच्चेदानी एवं गर्भाशय यूटेरस की हम बात करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम किस तरीके से हार्मोनल चेंज होता है, और जो यूटेरस है या प्रेगनेंसी के दौरान उसमें किस तरीके से एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। गर्भाशय का विकास, उसकी प्रक्रिया एवं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। गर्भधारण तथा उसके विभिन्न अवयवों के एवं कार्यों को भी जानेंगे। इस समय विभिन्न प्रकार के रोग कौन कौन से हो जाते हैं उनको भी स्टडी करेंगे। इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे, सृजन, प्रतिरोधन
और सेंट्रीजन एंड एंटीबॉडीज, यानी इम्यूनोलॉजी, बेसिक इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा तंत्र पर भी चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट में ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वहां एनाटॉमी थी और यहाँ मैक्सिमम आपकी फिजियोलॉजी है जिस पर हमें डिस्कस करना है या चर्चा करना है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पीजीटी, यूपी पीजीटी में क्या है। अगला जो टॉपिक है वो हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ और हाइजीन से संबंधित लग रहा है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन की स्टडी करेंगे। कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज होती है, उसका यूज क्या है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, किस तरीके से वो कहां से प्राप्त की जाती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं प्रशासन की स्टडी करेंगे। वेंटिलेशन और एयर के बारे में जानेंगे। संवातन लिखा गया है, अगर आप कहते हैं जहां आप ऐसी जगह रह रहे हैं ना जहां प्रॉपर लाइट आ रही है और ना ही प्रॉपर वेंटिलेशन है, हवा का आना और बाहर जाना ये व्यवस्थित नहीं है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वेंटिलेशन की प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे और एयर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन को फिर यहाँ फंडामेंटल लेवल पर बताना है। धुआं और धूल के बारे में भी, यानी टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को स्टडी करेंगे। यहाँ बैक्टीरिया के बेसिक फंडामेंटल को स्टडी करेंगे और उनके कारण वगैरह के बारे में भी जानेंगे। वायुमंडल में परिवर्तन, वायु की अशुद्धता का कारण क्या है, यानी एयर पोल्यूशन, इनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, एयर में डस्ट आ रही है, एयर में कई प्रकार के केमिकल्स का गैसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है और इनहेलेशन में, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें स्टडी करनी है कि स्वस्थ व्यक्ति पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। वायु और प्राकृतिक कृत्रिम वातायन के बारे में, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वायु शुद्धिकरण की बेसिक प्रोसेस को भी हम स्टडी करेंगे। होम हाइजीन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन की बात होगी एंड कंजर्वेशन की। गृह की स्वच्छता, जल निकास एवं स्वच्छता अपशिष्ट का निष्पादन, यानी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम हाउस होल्ड मटीरियल को कैसे डिकम्पोज करेंगे और उसका कैसे निष्पादन, संरक्षण करेंगे, इस पर भी स्टडी करनी है। संरक्षण, जल वहन तंत्र, ढालीय जल का निकासन, यानी किस तरीके से हमें ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना होगा, ये स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या बाल विकास या शिशु विकास से संबंधित है। बाल विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रिंसिपल, मानव विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। कितने सारे सिद्धांत है ह्यूमन डेवलपमेंट के, इसमें मानव विकास का इतिहास किस तरीके से रहा है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मानव विकास का इतिहास और नियमों पर स्टडी होगी। प्रारंभिक शिशु की शिक्षा, स्कूल जाने के योग्य होने के पूर्व बच्चे का विकास किस तरीके से, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनमें या स्कूल जाने पूर्व तो बाल्यावस्था के पहले बालक के विकास की प्रक्रिया को स्टडी करना है। तो यहाँ पूरा का पूरा उसका चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम कई सारे नियम, लर्निंग रूल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिसेबिलिटीज, और यहां पर हमें यह भी पढ़ना होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं और लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पूछा जाता है। तो कई सारे साइकोलॉजिस्ट भी यहां पर हम स्टडी करेंगे। वो जीन पियाजे हो सकते हैं, वो एरिक्सन हो सकते हैं, सिगमंड फ्रायड हो सकते हैं, चॉम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो भी आ सकते हैं, उन पर स्टडी करेंगे। फिर जो इसी में अगली यूनिट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यानी वस्त्र एवं परिधान। मैंने कई बार आपको बताया फाइबर से स्टार्ट होता है और फैब्रिक बनने की पूरी प्रोसेस ही टेक्सटाइल की प्रोसेस। इसमें परिधान के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों, भारत के पुराने परिधान की डिजाइनिंग, कपड़े की संरचना, वस्त्रों को रंगना, छापना, काटना और सिलना, इस पर स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कपड़ों की सिलाई कैसे करें, छपाई कैसे करें और उनकी परिसज्जा को कैसे देखें, इस पर हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ
हमें ये भी जाना है इंडिया में जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग या डिजाइनिंग सिस्टम था या कपड़े बुनने की प्रक्रिया था उस पर भी हम स्टडी करेंगे। तो ये था इसका पीजीटी का यहां तक का सिलेबस। आगे और नेक्स्ट यूनिट है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा का मतलब है कि जो ग्रामीण हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, उनके अंदर ऐसा स्किल दे करके और उनकी कम्युनिटी को या उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की जो प्रक्रिया है ये प्रसार शिक्षा का ही पार्ट है। तो प्रसार शिक्षा में हमें पढ़ना है प्रसार शिक्षा की नीड क्यों पड़ी। नीड, हम सबको समृद्ध करना चाहते हैं, सबको रोजगार देना चाहते हैं, तो उसके बारे में नीड को और उसकी फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास योजना क्या है, प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा एडल्ट एजुकेशन एवं अनौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इस पर स्टडी करेंगे। और प्रसार शिक्षा की विधियां, मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्लस शोध यंत्र, यानी शोध यंत्र रिसर्च के टूल्स हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे और बेसिक स्टैटिक्स प्रारंभिक सांख्यिकी भी हम पढ़ेंगे, बेसिक स्टैटिक्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये था एक्सटेंशन एजुकेशन और रिसर्च का पोर्शन। तो ये हम कुल मिलाकर आपसे कहें तो यहां मैं फिर बता दे रहा हूं, जो लोग एमए हैं, एमए कर रखा है या एमएससी कर रखा है, उनके लिए क्या प्रक्रिया है मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। एमए और एमएससी के बच्चे, एमए जिन लोगों ने कर रखा है या एमएससी कर रखा है उनके लिए क्या प्रावधान है यहां पर, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, या तो आपने एमए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, उनके लिए यहां इंपॉर्टेंट है एमए होम साइंस या फिर एमएससी होम साइंस। तो यहां पर आप यूपी पीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यूपी पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके एग्जाम में क्या होता है, इसके एग्जाम में 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं केवल सब्जेक्ट के, केवल सब्जेक्ट यानी होम साइंस। जो मैंने सिलेबस आपको बताया है उससे 125 सवाल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। प्लस इसमें क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू होता है। तो रिटन और इंटरव्यू के द्वारा आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही आसान है यहां नौकरी पाना। अगर आप चाहते हो कंप्लीट गाइडेंस या हमसे पढ़ना, तो आप जो दिए गए नंबर है इन पर आप कॉल कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको डिटेल मिल जाएगा। वहां आपको नंबर दिए गए हैं, उन पर फोन करके देख सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। हम आपको पढ़ाएंगे होम साइंस पीजीटी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर का लेवल चाहे जैसा हो आप आसानी से सारी चीजें कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।